कुछ रिवीजन हुआ था? कुछ देखे थे? क्यों? हाँ, टाइम तो लग ही जाता है, दूर से ज़्यादा आते हैं आप लोग, है ना? स्वाति, आज तो नींद नहीं आ रही है? हाँ, भूख भी नहीं लगी है ना? ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था सिलेबस के बारे में, है ना? सिलेबस पर डिस्कशन किया था, उसके आगे की जो चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं ना, चलिए फोकस ऑन हियर, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, है ना? हाँ। तो कल हम लोग सिलेबस पे डिस्कशन किए थे, उसमें लास्ट का जो कुछ सिलेबस था हमने जल्दी जल्दी में बता दिया था, है ना? सब पॉइंट्स उसके नहीं बताए थे। एक्चुअली में क्या था कि मुझे पता चला था कि आप लोग को लेट हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से केवल कंप्लीट करके छोड़ दिया था, है ना? तो उसमें कंटिन्यू आप करेंगे। कुछ और है, जैसे कि इन्फ्लेशन है, हाँ, इन्फ्लेशन, है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति, है ना? और शाब्दिक रूप से अगर देखा जाए, शुद्ध अर्थ में देखा जाए, तो इसी को हम कहते हैं महंगाई, है ना? वो है। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्तीय प्रणाली, हाँ, है ना? बस दो ही यही बचा है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्त, केवल मैंने सिलेबस बताया था, कुछ हुआ नहीं था। तो उसमें आप सिलेबस किसी से देख लीजिए, क्लास के बाद आप हमसे मिल लेना, जहाँ समझ नहीं आया होगा उसको हम बता देंगे, है ना? भारतीय वित्तीय प्रणाली, इस भारतीय वित्तीय प्रणाली में हम लोग देखेंगे जैसे कि शेयर मार्केट के बारे में, है ना? शेयर मार्केट, इनसे संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, हाँ? कौन से हैं, यानी पार्टिसिपेटर इसमें कौन होगा, इंस्टीट्यूशंस के रूप में, इंडिविजुअल्स के रूप में कौन हो सकता है वो। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये अपने आप में एक व्यापक चैप्टर है, नहीं बड़ा चैप्टर है। और इन्फ्लेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्पेशली सीपीआई को, डब्ल्यूपीआई को, है ना, ये इंडेक्सेस हैं। इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन में सीपीआई, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, इसके बारे में देखें, जो इंडेक्स है जिसके आधार पर हम मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई को मापते हैं, है ना? देखते हैं कि भारत जैसे देश में महंगाई का स्तर क्या है, किस स्तर पर महंगाई है। बाकी तो इसी में जैसे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, है ना, वो सब तो छोटे छोटे और टॉपिक्स होंगे, वो तो हम लोग देखेंगे कि कैसे, क्या कारण क्या है, जैसे कॉजेज हो गया टाइप्स के साथ, कि कॉजेज क्या हैं, किस कारण से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो ये सब मतलब छोटे छोटे जो इसमें टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे, है ना? तो यहाँ जाके आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, यहाँ पर जाकर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अब कुछ भी, ये है प्री का, ठीक है, ये भी आपका प्री का है, दोनों मेंस में नहीं आता। यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे तो मेंस का क्वेश्चन नहीं बनता, मेंस में क्वेश्चन नहीं रहता है ना? हम्म, देखिए पूरी पूरी की पूरी इकोनॉमी के जितने चैप्टर हैं, जितना आपने सिलेबस में लिखा है, मैक्सिमम चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जब आप, हाँ, इंटरलिंकिंग, एक चैप्टर आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें दूसरे चैप्टर का कुछ कोर पार्ट होता है कि जिसको हम ज्वाइंट करते हैं, तब वो जाके चैप्टर पूरा होता है। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगा,
इन्वेस्टमेंट के दौरान, या कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, तो उसमें इन्फ्लेशन भी आएगा, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी आएगा। तो शब्दावलियाँ आती जाएंगी, लेकिन वो डिटेल में जो चैप्टर होता है वो वहाँ पर नहीं होता है, बल्कि दूसरी जगह होता है ना। वो हम लोग अलग से उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है जिसके बारे में हम लोग ने कल डिस्कशन किया था, और ये कुछ जो रेस्ट टॉपिक्स थे वो ये है ना। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने बताया था कि रोल क्या होता है, हम देखेंगे इसके साथ इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ, यूपीएससी में, है ना, यूपीएससी में। इसी के लिए तो बैठे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी के लिए बैठे हैं, है ना। ये क्या है, यूपीएससी एक इंस्टीट्यूशन है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, किसके लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईआरएस के लिए, ऐसे सो मेनी पोस्टेज आर देयर, उनके लिए कराता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है ना, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उस एग्ज़ाम का नेचर क्या है, नेचर क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग हमको रोल समझ में आएगा, और इस रोल के अकॉर्डिंग हमको इम्पोर्टेंस समझ में आता है ना। तो जो नेचर ऑफ एग्ज़ाम है वो आप देखेंगे तो 3 स्टेजेस में या 3 फेजेस में बटे हुए हैं। पहला जिसे आप कहते हो प्रारंभिक परीक्षा, प्री का एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस होता है, और तीसरा पीटी या पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार। त्रिस्तरीय ये परीक्षा है जिसके लिए एक पूरा शेड्यूल निर्धारित किया जाता है पूरे ईयर का, कि एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड में प्री का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, आफ्टर देन मेंस चलेगा, और फिर एक टाइम पीरियड जैसे अभी पर्सनालिटी टेस्ट चल रहा है ना, अभी क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट चल रहा है। तो यहाँ प्री में आपका जो सब्जेक्ट है उसका रोल क्या है, मेंस में जो आपका सब्जेक्ट है उसमें क्या रोल है, और पर्सनालिटी टेस्ट में आपके सब्जेक्ट का रोल क्या है, पहले ये देखते हैं। तीनों स्तर पर जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमी, है ना, यही तो है, आगे इंडियन लगा लीजिए, इंडियन इकोनॉमी यही सब्जेक्ट है। प्री को जब हम देखते हैं, यानी प्री एग्जामिनेशन को देखते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी से जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका रेशियो क्या है ना, और रेशियो के अकॉर्डिंग हमको भूमिका समझ में आ जाएगी, रोल क्या है वो समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कंटिन्यूसली जो प्री का एग्जामिनेशन है उसमें लास्ट ईयर अगर आप एनालिसिस करिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर एनालिसिस करिए, तो आप देखेंगे औसतन 20 क्वेश्चंस, मतलब 16 क्वेश्चन, मिनिमम क्या है 16 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या है 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, है ना, यानी 16 क्वेश्चन से लेके 24 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। मिनिमम 16 क्वेश्चन, मैक्सिमम कितना 24 तक। तो हम ऑन एवरेज देख रहे हैं कितना ले रहे हैं 20 क्वेश्चन, है ना। मान लीजिए 16 आता है तो ठीक है, 24 आता है तो ठीक, दोनों के एवरेज ले लेते हैं, 20 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि पूछा ही जाना है। अब कम आ गया तो ठीक, ज़्यादा आ गया तो भी ठीक, है ना। तो ऑन एवरेज की अगर हम बात करें औसत रूप से लगभग 20 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपके इस इकोनॉमिक सेगमेंट में, इकोनॉमिक जो पोर्शन है इससे पूछा जा रहा है। 20 क्वेश्चन को अगर हम देखें कितने में पूछा जा रहा है, तो 100 क्वेश्चन में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। अब परसेंटेज देखेंगे तो कितना हो गया 20%, कितना हो गया 20%, है ना। हाँ देख लीजिए क्वेश्चन है या नहीं बताइए, है ना। मैं एक वर्ष का नहीं बता रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर में देखेंगे तो पूरा लास्ट 10 ईयर की बात हम कर रहे हैं। ऑन एवरेज आपका यही आएगा 20 क्वेश्चन, मिनिमम 16 क्वेश्चन। अब प्रत्येक वर्ष का किसी में 14 पूछा गया, किसी में 16 पूछा गया, किसी 18 है, 19 भी, ऐसे अलग अलग है, इसीलिए मैंने ऑन एवरेज ले लिया कि 20 क्वेश्चन, है ना। अब ये 20% का जो योगदान है ना, 20% का योगदान है वो इकोनॉमिक सेगमेंट का आपके
इस यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसके प्रिलिमिनरी टेस्ट में यानी प्रारंभिक परीक्षा में दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जब इस 20% को एनालाइज करते हैं कहाँ के लिए, प्री के लिए, तो जो रिजल्ट अभी हो रहा है वो कितने क्वेश्चंस पे हो रहा है आप देखेंगे 50 क्वेश्चंस पे, 50 क्वेश्चंस। जो 50 क्वेश्चंस सॉल्व करके आ रहा है यानी 50 क्वेश्चन जिसका सही हो जा रहा है उसका प्री हो जा रहा है अभी वर्तमान में। अभी इस बार तो जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि 45 क्वेश्चन पे ही हो गया है, कोई कह रहा है नहीं 47 क्वेश्चन पे हो रहा है, ठीक है, यानी 45 टू 47 के बीच अभी, हाँ, जो बातें की जा रही हैं वो इन्हीं के बीच बातें की जा रही हैं कि 45 टू 47 यानी 45 क्वेश्चन से 47 क्वेश्चन जिसका सही उसका प्री इस बार हुआ है ना। अब एग्जैक्ट तो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, तब कटअप जब आएगा तभी पता चल पाएगा कि कितने कटअप गया था। हाँ, हम कह रहे हैं चलिए 45 को भी छोड़ देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, 47 को क्रॉस कर देते हैं, हम मानते हैं 50 क्वेश्चंस को, है ना। कितने में? आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इफ यू हैव सॉल्व only 50 questions then you will qualify your preliminary examination test। यानी अब आप एबल हैं किसके लिए? मेंस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, यानी इस 20% क्वेश्चंस को अगर हम केवल सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपको फिर कितना 30% ही केवल मेहनत करना है। 30 क्या, अगर 100 में देखें 15% बचा, केवल 15% का मेहनत करना है ना। यानी 20 क्वेश्चन आप यहाँ से अगर केवल सॉल्व कर देते हैं तो 30 क्वेश्चन आपको केवल और ढूंढना है पूरे के पूरे पेपर से, जिसमें हिस्ट्री भी है, जिसमें ज्योग्राफी भी है, जिसमें पॉलिटी भी है ना, जिसमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी है, जिसमें साइंस टेक भी है, और इकोनॉमी के करंट के अतिरिक्त जो करंट बचता है वो है ना, बचता है पूरा ना। अब ऐसा तो है ना कि ये 20% अगर हम बात जिसकी बात कर रहे हैं यानी 20 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा 20 का 20 क्वेश्चन सही करके आओगे, संभव ही नहीं है। संभव है? बताइए, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सही से पढ़ाई करते हो, सही से पढ़ाई करते हो तो लगभग मान के चलिए, हाँ, लगभग 12 क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन, 12 से 14 क्वेश्चन अगर आपकी स्किल अच्छी है तो 12 से 14 क्वेश्चन आप करके चले आओगे। 20 टू 14 क्वेश्चन आप कर लेते हो। अब यहाँ देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, सिलेक्शन कितने पे हो रहा है? 50 क्वेश्चन पे। इस 50 क्वेश्चन में यानी हम कह रहे हैं और कम कर लीजिए, चलिए 10 क्वेश्चन हम कह रहे हैं। 10 क्वेश्चन आप अगर इकोनॉमी से केवल सॉल्व करके आते हो तो 10% की भूमिका आपकी हो गई। टोटल आउट ऑफ 100 में देखेंगे 20% की भूमिका दिखाई पड़ेगी, यानी 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहा है। अगर थोड़ा सा स्किल अच्छा तो मैंने कहा कितना, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आप कर लोगे, 14। इसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो यूपीएससी जिसका आंसर बता सकते दूसरा कोई नहीं बता सकता, उस टाइम पे तो नहीं बता सकता है कोई, बाद में एनालिसिस किया जाता है, हम ही लोग करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, तब जाके उसका सोर्स पता चलता है, जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। लेकिन 10 से 12 या 14 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसपे थोड़ा सा मेहनत अगर आप करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। हाँ हाँ, वो तो मेथड है, उसको हम बताएंगे आगे, जैसे क्लास चलेगा तो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग भी कराएंगे और बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपके पास क्या मेथड्स होना चाहिए। उस मेथड्स में एक मेथड्स है आपका जिसे आप कहते हो एलिमिनेशन मेथड, है ना, तो वो भी एक विधि है, प्रविधि है जिसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो जो भूमिका यहाँ पर देखिए प्री में दिखाई पड़ा है, जिस रोल की हम बात कर रहे हैं वो रोल कितने का है? 20 क्वेश्चंस का, है ना, 20 क्वेश्चंस का। और इसके अकॉर्डिंग, इस रोल के अकॉर्डिंग हम अगर इम्पोर्टेंस को देखें तो यहाँ ये 20% की जो भूमिका अदा कर रहा है, इसका मतलब आपके एग्जामिनेशन में 20% की महत्वपूर्ण भूमिका आपका एक ये जो पेपर है, एक जो सब्जेक्ट है, एक जो सेगमेंट है उसकी दिखाई पड़ती है ना। टोटल क्वेश्चन कितना करना है? 50, टोटल क्वेश्चन 50 करना है। दूसरा, मेंस की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस में आप देखेंगे मेंस में आप देखेंगे तो जो पेपर थर्ड है जीएस का, पेपर थर्ड है ना, जीएस पेपर 3,
इसमें आपका इकोनॉमी पूछा जाता है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष देखेंगे तो किसी वर्ष 6 मैक्सिमम 8 है ना, 6 से 8 के बीच क्वेश्चन रहते हैं। ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 6 से 8 के बीच रहते हैं, यानी 6 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम कितना है 8 क्वेश्चन। जैसे इस बार 8 क्वेश्चन आया है, इसके पहले आप देखेंगे 6 क्वेश्चन पूछा गया था, कभी 7, 6, 7, 8, 6, 7, 8 यही रहता है। कितने में, हाँ ये कितने में रहता है, अगर 6 से 8 क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन में आपका 6 से 8 क्वेश्चन केवल कहाँ से आ रहा है, हाँ इकोनॉमी से आ रहा है। इसी में आप देखेंगे आपने थर्ड पेपर में ही, तो इसी में इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी आपको मिलेगा, इसी में डिजास्टर मैनेजमेंट मिलेगा, इसी में साइंस टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, है ना। ये सब कंबाइंड रूप से, और जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वहाँ से आते हैं, है ना। तो कुल मिला के जो 20 क्वेश्चन होगा, उस 20 क्वेश्चन में 6 से 8 क्वेश्चन आपका मेंस एग्जामिनेशन में इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है यहाँ से पूछा जाता है। इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, मैं पहले ही कहा हूँ कि जो नोट्स होगा उसी नोट्स में आपको अगर 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 रहेगा, 8 क्वेश्चन पूछा रहा है 6 से 7 रहेगा, आपके इधर उधर कहीं भटकेंगे, एट इट इज रहेगा, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। और नहीं तो क्या ही बताएं, जो पीछे है उनसे तो कोई आपका भी संबंध है ही नहीं है, जो पिछले स्टूडेंट्स रहे हैं। तो वहाँ से मेंस के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, प्री के लिए भी नहीं भटकना है, लेकिन उसमें मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा है, मेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, क्योंकि नोट्स आपको पूरा बाकायदे यहीं पे मिल जाएगा, कोई चाहे बुक पढ़िए ना पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मेंस में अगर देखा जाए 6 से 8 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो अब इसका परसेंटेज आप निकाल लीजिए, जो भी परसेंटेज हो, या 6 से 8 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देख लीजिए तो बहुत बड़ी भूमिका है। यानी बिना, अगर थर्ड पेपर को आप करना चाहें तो बिना इकोनॉमी के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, 6 से 8 क्वेश्चन कम नहीं होता है, हाँ है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे तो थर्ड पेपर को मजबूत आप करेंगे, उसमें इकोनॉमी की भूमिका आपको दिखाई पड़ेगी। अगर वो मजबूत हो जाता है, थर्ड पेपर मजबूत होगा, उसमें अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से, 2 क्वेश्चन इकोलॉजी इन्वायरमेंट से, 2-3 क्वेश्चन साइंस टेक से, ऐसे उसमें क्या है कम और ज़्यादा होता रहता है, कभी किसी सेगमेंट से ज़्यादा, कभी किसी सेगमेंट से कम, 3-4 क्वेश्चन के आसपास वहाँ से पूछे जाते हैं। अब इसका अगर हम भूमिका देखें जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी का, तो यहाँ पर भी मेंस में दिखाई पड़ रहा है कि भूमिका क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस भूमिका के साथ समझ में आ रहा है। 10 क्वेश्चन अगर हो गया 50%, 6 क्वेश्चन है, इसका मतलब 25% से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 30% के आसपास, हम राउंड फिगर में ले चलते हैं, लगभग 40%, 35 to 40% की भूमिका इस सब्जेक्ट का आपका मेंस एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ रहा है, 35 to 40%। यानी अगर आप एक सब्जेक्ट केवल तैयार करते हो तो मेंस में 35 to 40% क्वेश्चन करने के हाँ काबिल आप हो जाओगे, यानी 35 to 40% क्वेश्चन को आप आसानी से हैंडल कर सकते हो। और मैंने कल सिलेबस पर जब डिस्कशन हम कर रहे थे उस समय मैंने बताया था कि मेंस का क्या क्या है, प्री का क्या क्या है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वो भी बताया था, याद है कहाँ से था सबसे ज़्यादा, एग्रीकल्चर से, है ना। कि अगर 6 से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 है तो 3 क्वेश्चन, 8 है तो 4 क्वेश्चन लगभग आपका एग्रीकल्चर से रहेगा, तो आधा तो पेपर वैसे आउट हो गया, है ना। पूरी इकोनॉमी भी नहीं पढ़ना है, एक सेगमेंट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो क्यों इधर उधर भटकोगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए तो अब जो रोल है वो समझ में आ रहा है, और रोल के अकॉर्डिंग उसका इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जामिनेशन में वो समझ में आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पीटी की बात करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट या जिसे आप कहते हैं इंटरव्यू, है ना। पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू, जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई नहीं कह सकता है ना। वो करंट की इकोनॉमी से उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो करंट की ज्योग्राफी से उठाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपकी हॉबी पे क्वेश्चन हो सकता है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ वो तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल, कि उस समय जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो वही डिसाइड कर सकते हैं, वो पैनल ही डिसाइड कर सकता है। हाँ हम लोग केवल एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक गेस कर सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है,
हाँ, वी डोंट नो एक्चुअली वहाँ पे क्या घटित होता है, इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं होता है ना। तो पीटी हो गया। अब मान लीजिए आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को तैयार किए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को तैयार कर लिए, पीटी में पहुंचे, इकोनॉमिक पोर्शन से क्वेश्चन हो ही गया, तो यू आर एबल टू डू आंसर, है ना। आप आसानी से आंसर दे लोगे। क्यों स्वाति, भूख तो नहीं लगेगी ना? हाँ ठीक है। तो ये है कि रोल क्या है इस सब्जेक्ट का, और रोल के साथ उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सोर्सेस क्या है, सोर्सेस क्या होने चाहिए आपके। इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं आप लोग, है ना। जब सोर्सेज की बात आती है तो इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको लगता है कि सोर्सेज पता हो जाए बस, पढ़ने के लिए तो हम पढ़ ही लेंगे, है ना। सही जगह हमको, यानी युद्ध में जा रहे हैं तो तलवार कब चलाना है इससे कोई मतलब नहीं, बस तलवार होना चाहिए। भाला कब चलाना है वो भी नहीं पता है, लेकिन भाला होना चाहिए। तीर धनुष कब चलाना है वो भी नहीं पता, लेकिन तीर धनुष होना चाहिए। यानी जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, इतना आपको पता है। लेकिन वही जो अस्त्र और शस्त्र हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ सोर्स है। तो पहले देखते हैं अस्त्र और शस्त्र क्या है आपके, है ना, वेपन्स क्या है, और इसके बाद देखेंगे उसे चलाया कैसे जाना है, उसको चलाना कैसे। क्योंकि आपको सिलेबस पता हो गया, यानी युद्ध का मैदान कितना बड़ा है वो आपको पता चल गया। अब उस युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा आप गेन कहाँ कर सकते हो, यानी सबसे ज्यादा आप अपने एनिमी को पराजित कहाँ कर सकते हो वो भी पता चल गया है। उसके मतलब कहाँ कहाँ पराजित करना है वो भी पता चल गया है। अब किससे पराजित करना है ये पता करना है, वो आपका क्या है, अस्त्र और शस्त्र है, वो किससे पराजित करोगे आप वो। तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो क्लास नोट होगा, है ना, क्लास नोट जो बनाया जाता है, यहाँ पे आप जो बैठ के 2 घंटे टाइम स्पेंड करते हो, इंटरेक्ट करते हो हमसे, है ना, ये सबसे पहला आपका जो अस्त्र है शस्त्र है वो ये होगा। क्योंकि ये 2 घंटा आप समझते हो चीज़ों को, अपने हाथों से लिखते हो, समझ कर लिखते हो, तो इससे बड़ा सोर्स आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है ना। एक तो क्लास नोट्स है, दूसरा क्या है, एक कोई रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक, है ना। रेफरेंस बुक में अभी अगर आप देखेंगे मार्केट में 2 बुक चल रही हैं, जिसमें से आप किसी एक बुक पर जा सकते हो। पहला तो है रमेश सिंह, और दूसरा है संजीव वर्मा। यही 2 बुक है, या तो आप रमेश सिंह पे जा सकते हो या संजीव वर्मा पे, दोनों में से कोई एक बुक आप लेके रख लीजिए, है ना। हालांकि बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरत आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बुक रखे रहिए, क्योंकि कोई कोई पूछ ही ले आपसे। अभी तो ये शुरू किया, हाँ। मान लीजिए कोई पूछ ही ले, अच्छा भैया आप तो यूपीएससी की तैयारी करते हो, हाँ, इकोनॉमी के लिए कौन सा बुक पढ़ते हो, याद शुरू कर दिए। तो एटलीस्ट यू हैव टू नो अबाउट द रेफरेंसेस, रेफरेंस बुक जो आप यूज में ला रहे हो, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि चलो आप कम से कम कह दिए कि भैया हम रमेश सिंह की बुक को यूज कर रहे हैं, रेफरेंस के तौर पर हम वहीं से देखते हैं चीज़ों को। इसके बाद आपको जो देखना है वो करंट ईयर का बजट, ठीक, इकोनॉमी, सर्वे, यानी आर्थिक, हाँ बता रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे, और इसके साथ इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक, है ना। अब देखिए ये जो बजट है ना, ये यूनियन बजट की हम बात कर रहे हैं, जो ईयर बेसिस पे जारी किया जाता है 1 फरवरी को, है ना। 1 फरवरी को जो बजट जारी किया जाता है, जो संसद में पेश होता है, उस बजट की हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर की सर्वेक्षण होती, समीक्षा होती है, वो प्रस्तुत किया जाता है। वो सबसे जो लीगल आपका सोर्स है वो ये है, बजट और सर्वे, है ना। सबसे लीगल सोर्स है ये बजट और सर्वे। यहाँ से आपको देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, चाहे मेंस के
या फिर इंटरव्यू में भी अगर पूछ सकता है तो यहाँ से पूछा जा सकता है। और इंडिया ईयर बुक, ये ईयर बुक है, आप देखेंगे मार्केट में इतनी मोटी सी मिलेगी, मोटी सी बुक आती है। ज़रूरी नहीं कि उस बुक को आप, उतना मोटी बुक को आप पढ़िए, बहुत से ऐसे बुक हैं जो जिस्ट के रूप में है, वो भी आप जा सकते हो, अच्छे अच्छे उसमें है, ले सकते हो। इसके बाद पूरे वर्ष, हाँ, करंट की जो चीज़ें हैं उससे आपको स्वयं को जोड़ के रखना है। तो जैसे मैं बताया कि हर टॉपिक में करंट से मैं जोड़ता चलूँगा, है ना, बाकी कुछ चीज़ों से आप जुड़ते चलोगे। करंट की जो क्लासेस होती हैं वो भी आप ले सकते हो, वहाँ से भी चीज़ों को आप जोड़ सकते हो। तो ऐसे करंट से आप जुड़ते रहिए, बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब इंडिया ईयर बुक एक ऐसा बुक होता है, आप देखोगे मार्केट में जाइए कभी, ऐसे मांग लीजिएगा, आज जाइए निकलते समय किसी बुक स्टॉल पे जाना और कह देना भैया इंडिया ईयर बुक हमको चाहिए, दिखाइए। आप देखेंगे इतनी मोटी सी बुक निकाल के देगा जिसमें लिखा होगा 23 इंडिया ईयर बुक या भारत लिखा होगा, है ना, बता रहा हूँ वही, भारत 2023 लिखा होगा। आप उसको खोलना, जब खोलोगे कंटेंट पे जाना, उसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, उसमें आपको ज्योग्राफी भी मिलेगा, उसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी मिलेगा, उसमें इकोनॉमी भी मिलेगा, उसमें पॉलिटी भी मिलेगा। जितने भी चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किए गए हैं, योजनाएं, नीतियां, सब कुछ एक जगह मिलेंगी, है ना। यानी आप सिंपली कह सकते हैं कि एक ग्रंथ है, किसका, सरकार का, जो किसके संदर्भ में है, पूरे भारत के। सब कुछ आपको उसमें मिलेगा, है ना। बाकी योजना है, कुरुक्षेत्र है, वो भी सब लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हो, चाहो तो योजना कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हो। हाँ, मैगजीन जो आता है, पतली सी मैगजीन आती है, वो भी आप चाहो पढ़ सकते हो। योजना में क्या है कि एक एक योजनाओं का वर्णन एक एक मैगजीन में रहता है। हाँ, एक मंथ में किसी एक योजना के बारे में, किसी एक फील्ड के बारे में, किसी एक सेक्टर के बारे में जितने भी डिटेल्स हैं वो एक ही जगह पुटअप कर दिया जाता है, एक ही जगह उसको राइट डाउन कर दिया गया। तो आप उस पर जाकर देख सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है उसको निकालना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट। आप समझ ही नहीं पाओगे कि उसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो अभी इनिशियल फेज में करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिक्स आपको पता नहीं है और आप टॉप की चीज़ों पे चले जाओगे तो दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप दिखाई पड़ेगा और उससे स्वयं को आप डिमोटिवेट करना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पता नहीं। पहले आप बेस क्लियर कर लो, शब्दों से परिचित हो जाओ, है ना, क्षेत्रों से परिचित हो जाओ, उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। जैसे कहीं पर आप जाते हो, मान लीजिए आपको दिल्ली ही आना था, अलग अलग जगहों से आप आए हैं, दिल्ली का नाम तो आप सुने हैं, लेकिन आते समय क्या डायरेक्ट वहां से निकले बस दिल्ली पहुंच गए? नहीं, ट्रेन पे बैठे होंगे, फ्लाइट पे बैठे होंगे, बसों पे बैठे होंगे, जगह जगह आप देखे होंगे नए नए क्षेत्र दिखाई पड़े होंगे। या मान लीजिए आप अपने साधन से आते तो कितनी जगह पूछना पड़ता, धीरे धीरे चीज़ें तब क्लियर होती हैं, तब आपको समझ में आ जाता अच्छा दिल्ली पहुंचने के लिए इतना मेहनत करना है, इसलिए कहा जाता है दिल्ली दूर है, इसलिए कहा जाता है दिल्ली दूर है। तो उस दिल्ली को नज़दीक करने के लिए, यानी लक्ष्य को नज़दीक करने के लिए आपको भी एक एक स्टेप से चलना होगा। बेसिक क्लियर होगा, एडवांस क्लियर होगा, करंट की चीज़ें आपको पता होगी, अब उठा के उससे जोड़ देंगे आसानी से। जो बुक आप साल भर में नहीं ख़त्म कर सकते हो, 2 महीने में मेन जो इसके टॉपिक्स हैं वो आराम से ख़त्म हो जाएंगे और आपको लगेगा क्या कि सब कुछ का निचोड़ एक जगह मिल गया। बाकी वैसे बहुत सी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक की हम बात करें तो बहुत सी बुक्स हैं, जिसमें एस.एन. लाल की बुक है, मिश्रापुरी की है, दत्त सुंदरम की है, लेकिन ये जो बुक है ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में चलती है। ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस अगर देखा जाए तो एक तो सबसे सफिशियंट आपका ये होगा जो हम कराएंगे यहाँ पे, इससे ज़्यादा हो सकता है कि आपको ये भी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन फिर भी एक बुक खरीद के रखे रहिए। और बजट और सर्वे ये आपका लास्ट में ही होता है, यानी जब बजट गवर्नमेंट पेश करेगी तभी हम पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। अब गवर्नमेंट बजट ही नहीं पेश किया, आप अगर सोचिए कि सर बजट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कैसे संभव है ना। वो होगा या तो मैं ही लूंगा या करंट का जो क्लास होगा उस करंट की क्लास में आपका बजट और सर्वे दोनों होगा, ठीक है। तो ये आपके सोर्सेज हैं। हाँ, इसमें एक मस्ट है जो जिसका
चर्चा सभी लोग करते हैं, NCERT, है ना, NCERT ये। और इसमें भी केवल आप अगर पढ़ना तो 11th की जो NCERT है मेरे हिसाब से केवल वही पढ़ लेना, बाकी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी क्षमता है तो और भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देना, है ना। 11th की पढ़ लेना बस। इसीलिए मैं बोला पालमपुर की कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतनी कहानियां मैं यहाँ खुद ही बता दूंगा, है ना। वो पालमपुर की कहानी मैं आलमपुर की कहानी बता दूंगा, बराबर हो जाएगा चीज़ें। तो ज़रूरत नहीं है पालमपुर की कहानी पढ़ने की। हाँ, ये 11th का पढ़ लेना। इसमें जो एक सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात की गई है, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी कुल मिला के हम कहें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बहुत मदद करने वाली है ये NCERT, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है ही है ना। तो ये आपके सोर्सेज हो गए। अब आपको अस्त्र शस्त्र भी पता चल गया, वेपन्स क्या क्या है वो भी पता चल गया। अब चलिए देखते हैं कि लड़ना कैसे है ना, चलाना कैसे है। सबसे पहले आपको जो मेहनत करना है वो यहाँ और यहाँ, है ना। यानी फेज 1 में, फेज 1 और फेज 2 और फेज 3, इस 3 फेज में आपको अपने अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करना है। जितने भी वेपन्स हैं उनका प्रयोग 3 फेज में करना है। फेज 1 में आप क्लास नोट, ठीक, और प्लस NCERT, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। इन दोनों को साथ में, क्लास नोट्स आप पढ़ते चलिए, जो यहाँ बनाते हैं उसको यहाँ से जाइए रिवीजन करते रहिए, कंटिन्यूसली उसको देखते रहिए, 1 बार 2 बार 3 बार। उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आपको इधर उधर दिखती हैं आप एड ऑन कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए। और अगर टाइम और मिलता है तो NCERT आप साथ में देखते चलिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी में कि क्यों नहीं करना है, मतलब व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको सीखना है। फेज 2 में जब आप चलते हैं, है ना, तो आप देखेंगे क्लास नोट्स आपका तैयार हो चुका होगा, NCERT आपकी खत्म हो चुकी होगी, और दोनों को मिला के आपका एक व्यापक जो समझ होता है किसी सब्जेक्ट को लेकर वो विकसित हो चुका होगा। अब इकोनॉमी आपके लिए सुना सुना नहीं होगा, सुना सुना होगा, है ना। हाँ, मीन्स यू हैव टू अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ NCERT और क्लास नोट के साथ आपका एक फेज समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ आप पूरी तरीके से इस सब्जेक्ट के बारे में जान चुके होंगे, यानी तीर धनुष जो भी है वो सब हाँ आप जान गए। फेज 2 में जब आप चलते हैं, फेज 2 में जब आप चलते हैं तो यहाँ पर ये जो रेफरेंस बुक है ना, इसके साथ इसे जोड़ दीजिए। रेफरेंस बुक अगर आपको लगे, देखिए आपको अगर आवश्यकता लगती है तो मेरे हिसाब से मैं यहीं पे चीज़ों खत्म कर देता हूँ। नहीं नहीं प्रीलिम्स नहीं, आपकी स्टडी, हाँ स्टडी जो आप कर रहे हैं उसका फेज 1 क्या होगा कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो फेज 1 फेज 2 फेज 3 में आप बांट लीजिए कि इस सब्जेक्ट को तैयार हमें कैसे करना है। तो फेज 1 में पहले आप ये तैयार करेंगे, फेज 2 में आप जाते हैं तो फेज 1 के साथ प्लस कर दीजिए केवल रेफरेंस बुक, है ना। रेफरेंस बुक के साथ तब तक आप देखेंगे बजट और सर्वे आ चुका होगा, बजट सर्वे आ चुका होगा, यानी ये बजट और सर्वे को साथ में जोड़ दीजिए। तो फेज 2 में आप देखेंगे अब जो नई चीज़ें हैं उससे जुड़ना आप शुरू कर दोगे, उसका नॉलेज आपको होना शुरू हो जाएगा, यानी इस सब्जेक्ट का जो व्यापक एक आधार है उसे आप प्राप्त कर चुके होंगे। अब जब यहाँ फेज 2 से आप निकलेंगे तब पहुँचिए फेज 3 पर, है ना। फेज 3 पर यहाँ आप लास्ट 10 ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन पेपर है उस पर जाइए और उसे बहुत ही केयरफुली सॉल्व करिए, है ना, उसे बहुत ही केयरफुली। आप प्रिपरेशन के दौरान भी टॉपिक वाइज जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन टॉपिक वाइज जाइए, ये नहीं कि पूरा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर खत्म किया हूँ और आप पहुँच गए फाइनेंशियल मार्केट वाले क्वेश्चंस पर, तो वो तो सॉल्व होगा नहीं।
अब आप देखोगे, सोचोगे कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आप बताइए आप स्वयं में कैसा फील करेंगे? डिमोटिवेट होंगे या नहीं होंगे? आपका आत्मविश्वास घटेगा। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे आप नेगेटिव एरियाज की तरफ बढ़िए, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ बढ़िए, या आप स्वयं में डिमोटिवेट होना शुरू हो जाए। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। इसलिए इसे सबसे लास्ट में रखिए। फेज 3 में लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। यहाँ पर भी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज चलिए। लेकिन आप पता ही नहीं पाओगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ है। फेज 1 में तो बिल्कुल नहीं पता पाओगे कैसे है। 2 में जाकर आपको हो सकता है पता चल भी जाए, तो करना चाहे तो आप कर लीजिए, नहीं तो हम लोग यहाँ तो कराते ही हैं कि ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से तो हम लोग क्लास के दौरान बताते ही चलते हैं। ठीक, ये हो गया 3 फेज में आपकी ये जो सोर्सेज हैं, इसको सोर्सेज को इस्तेमाल कर कैसे किया है, कैसे यूज किया जाएगा, ये 3 फेज में आपने समझ लिया। अब देखिए जो वेपन्स है वो भी पता हो गया, चलाना कैसे है वो पता चल गया, है ना। अब देखते हैं कि बहुत शार्पली कैसे चलाया जाएगा, है ना। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अभी क्या है, आपको पता चल गया तीर धनुष ऐसे चलाया जाएगा, तलवार ऐसे चलाया जाएगा, ये पता चल गया। लेकिन अब चला के देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे। तो देखिए उसके लिए अगले टॉपिक की तरफ हमें बढ़ना होगा, वो है अप्रोच। करंट तो आपका कंटिन्यू साथ साथ चलेगा। इंडिया ईयर बुक अभी आप सेकंड फेज में जोड़ सकते हैं, हाँ सेकंड फेज में जोड़ लीजिए, ठीक है। अप्रोच और इसके साथ हाँ स्ट्रेटेजी, सॉरी स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्या होगा ये, क्या हुआ, भूख लग गई, हाँ ठीक है। तो देखिए जो अप्रोच आपका है ये भी स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। आपकी रणनीति जितनी अच्छी होती है, कहते हैं ना रणनीति, रणनीति जितनी अच्छी होगी आपका लक्ष्य उतना ही आसान होता है ना। और रणनीति कैसे की बनाई जाएगी उसके लिए प्लानिंग करना होता है। स्ट्रेटजी आपकी जितनी अच्छी होगी सफलता उतनी ही जल्दी और उतनी बेहतर, उतनी लाजवाब तरीके से आपको मिल सकती है। स्ट्रेटजी में कुछ चीज़ों को आपको फोकस करना होगा, जैसे मैंने कहा अप्रोच, अप्रोच है ना। अप्रोच आप देखेंगे कैसा अपनाना होगा, कैसा अप्रोच आपका होना चाहिए। तो जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं अगर उन्हें देखा जाए तो हम पाते हैं कि ट्रेडिशनल लेवल पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कुछ पोर्शंस उसमें क्या रखे जाते हैं ट्रेडिशनल लेवल का, और कुछ क्या होता है करंट लेवल का होता है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तब जाके हमारा जो क्वेश्चन होता है वो पूरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, पूछ लिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब उसमें दे दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर विगत दशक में निरंतर रूप से बढ़ी है ना, विगत दशक में निरंतर रूप से बढ़ी है। दूसरा सेंटेंस दे दिया फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, फिर से ध्यान सुनिए, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर के लगभग 8% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, हो गया, 2 सेंटेंस हो गया। अब कोड दे देगा केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है। 4 ऑप्शन हो गया कोड में। अब पहला सेंटेंस आपने क्या देखा कि एक दशक की बात की जा रही है, यानी अगर 10 वर्षों की इकोनॉमी की हम बात करें तब जाकर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 10 वर्ष की इकोनॉमी तो किसी को याद रहेगा नहीं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में हमारी इकोनॉमी में क्या उथल पुथल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। हाँ, तो 10 वर्षों में हम देखें अपनी अर्थव्यवस्था को तो उसमें निरंतरता नहीं रही है, अप एंड डाउन काफी ज्यादा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में स्पेशली कोविड-19 के दौरान बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो गया। तो
जहां पर अप एंड डाउन ज्यादा होगा वहां इकोनॉमी एक रेशियो में रह ही नहीं सकती। तो पहला सेंटेंस, अब देखिए यहाँ आपने पढ़ा नहीं है लेकिन दिमाग लगाया आपने, केवल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन हो रहा है और पूछा किस कैसे जा रहा है, फैक्चुअल आधार पे, लेकिन कॉन्सेप्ट के बेस पे आप जाकर उसको सॉल्व कर रहे हो। तो आपने कॉन्सेप्ट लगाया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी हो, किसी भी देश की इकोनॉमी हो, वो एक अप एंड डाउन फेज में चलती रहती है, यानी एक साइक्लिक फेज होता है किसी भी इकोनॉमी का, है ना। कभी अप्स होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप्स हो, ये क्या है, साइक्लिक फेज है, चलता रहेगा। तो एक पोजीशन में तो इकोनॉमी रहेगी नहीं। हाँ, यहीं पर अगर एक शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता कि एवरेज, यानी औसत रूप से कोई एक परसेंटेज दे दिया जाता है कि इतने के बीच में बनी रही, तो वहां पर सोचा जा सकता है, फिर वो चीजें सही हो सकती हैं, सही होने की संभावनाएं वहां पर होती है। लेकिन यहाँ क्या है, डायरेक्ट क्या बोल दिया, विगत दशक में या विगत 10 वर्षों में एक समान बनी रही, नहीं है ही नहीं है। तो पहला सेंटेंस आप क्या करोगे, गलत कर दोगे। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, वित्त वर्ष 2023-24 के बारे में पूछा जा रहा है, यानी बजट की बात की जा रही है। अगर बजट आपने नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में जान नहीं पाओगे। अब वो करंट है, एक ट्रेडिशनल बेसिस पे हो गया, यानी पूरा आपको जानना था, और एक क्या हो गया, करंट का हो गया, दोनों का जोड़ है। यही मैंने कहा, एक ट्रेडिशनल हो गया, दूसरा करंट। तो जब तक आप बजट नहीं क्लियर करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ क्या 8% व्यक्त किया गया, 8% जीडीपी ग्रोथ रेट के रहने का अनुमान व्यक्त किया गया, या और कम है या ज़्यादा है, क्या है। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। और ये क्या है, टोटल फैक्ट है, टू द फैक्ट है, इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगेगा। भाई 8% है कि 7% है, इसमें क्या दिमाग लगा लोगे, जो दिया गया है वही है, और वो नहीं पता है तो नहीं पता है ना। तो दूसरा देखा जाए, नहीं है, उतने का व्यक्त नहीं किया गया, अगर देखा जाए सही में तो उतना व्यक्त नहीं किया गया, तो वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन आप वह पो में रहोगे, आप क्या है, अप एंड डाउन में रहोगे कि पता नहीं, शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, रहा होगा, नहीं रहा होगा, है या नहीं है। इस प्रकार के काफी क्वेश्चन, काफी आप डायलमा में रहोगे, आपके दिमाग में चलेगा, हो सकता है, अच्छा 8% हो सकता है रहा हो, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे हो सकता है 8% पे पहुंच गया हो, आप ऐसा सोचोगे, है ना। लेकिन वो सही नहीं है, यानी जब तक आप उस पर क्लैरिटी नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, ट्रेडिशनल को भी साथ लेकर चलना है, करंट को भी साथ लेकर चलना है, इसलिए अप्रोच आपका कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डायनेमिक, यानी जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके प्रत्येक पॉइंट्स को आप कैच करना सीख लीजिए, जानते हो, तब आप जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो अप्रोच आपका पहले तो डायनेमिक होना चाहिए, क्योंकि आप नेचर ऑफ एग्जाम को देखिए, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को देखिए, है ना। चाहे नेचर ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन किसी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिना डायनेमिक अप्रोच के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। दोनों, यानी ट्रेडिशनल पोर्शन को भी आपको लेकर चलना होगा, जिसे हम कहते हैं बेस क्लियर होना चाहिए, और दूसरा करंट, जो आज की चीज़ें हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। और जब दोनों को आप जोड़ेंगे, एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, तब जाकर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आता हुआ आधा क्वेश्चन आएगा, आधा नहीं आएगा, कन्फ्यूजन में आप गलत आंसर मार के आओगे और फिर घर पे आके पछताओगे, काश, है ना। और आपने सुना भी होगा कई बच्चों को कहते हुए, अरे यार इसमें तो ये पता था, ये पता था, ये पता नहीं था, इसलिए क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, गलत हो गया, है ना। दूसरा क्या है, स्ट्रेटजी का जो पार्ट है, इस स्ट्रेटजी में आपको रेगुलर होना पड़ेगा, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी या कंटिन्यूटी, ये होना है। ये नहीं कि आज क्लास कर रहे हैं, एक हफ्ता क्लास कर रहे हैं, एक हफ्ता जाके बुआ के बेटे की शादी को निपटा रहे हैं, और उसके लिए एक हफ्ता पहले से नागिन डांस की प्रैक्टिस चल रही है, ये नहीं चलेगा, नहीं। कंटिन्यूटी मतलब आप जो भी टाइम दे रहे हो, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, जो भी आप पढ़ रहे हो, वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए। क्लास आपका कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं कि 2 दिन यहाँ है, 2 दिन चले गए घूमने, थोड़ा सा पता चल गया जीडीपी क्या है, अब समझ में आ गया, अब तो इकोनॉमी में कोई नहीं रोक सकता, जीडीपी आ गया ना, अब कौन रोक सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। इकोनॉमी मतलब पूरा इकोनॉमी समझना होगा, उसके कोरिलेशंस को समझना होगा, इंटरलिंकिंग को समझना होगा, अदर सब्जेक्ट के साथ उसका क्या व्यवहार है,
वो समझना होगा, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंसी को समझना होगा, और इन सब को जब एक मंच पर एक जगह रखकर आप देखोगे तब आपको आपकी मंजिल नजर आएगी, है ना। तो कंटिन्यूटी होना चाहिए, भूल जाइए देश दुनिया को, एक आध साल के लिए भूल जाइए, न कोई ताऊ, न चाचा, न मामा, न फूफा, न फूफी, कोई नहीं है। कोई है तो सब कुछ यूपीएससी है। इस तरीके से सोचना होगा, है ना। स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए आपकी। क्या समझ के आए थे, इसे पूछता है ना गब्बर, क्या समझ के आए थे, क्या सोचा था। हाँ, सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। तो क्या समझ के आए थे कि यूपीएससी जाएंगे बस ऐसे कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे और खत्म हो जाएगा, कोचिंग खत्म हो जाएगा, बस इधर से गए आलू उधर से सोना निकल के आ गया। ऐसा कुछ फैक्ट्री नहीं है ना, कोई फैक्ट्री नहीं है। ये फैक्ट्री है आपकी रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी की। इसको मेंटेन करेंगे आप, तब आप अपने सपने को पूरा करने में सक्षम होंगे, है ना। इसके बाद क्या है, र्यूमर। र्यूमर से बचना है। आप मार्केट में निकलोगे, कई तरीके जिससे मिलोगे उतने तरीके की बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, अरे ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, हिंदी मीडियम में ये होता है, इंग्लिश मीडियम में ये होता है। तो या तो बात ही सुनिए और या तो काम ही कर लीजिए। कहीं कुछ नहीं है, केवल दिमाग का भ्रम है। कहीं कुछ नहीं, केवल दिमाग का भ्रम है। अगर 50 सीटें हिंदी मीडियम के लोग, मतलब उनके माध्यम से फिल किया जा रहा है, रिजल्ट में अगर 50 रिजल्ट भी हो रहा है तो आपको 50 तो चाहिए नहीं, रिजल्ट तो एक ही चाहिए, एक ही सीट चाहिए। तो एक सीट के लिए लड़िए ना, 50 सीट को क्यों देख रहे हैं। आपको उस एक सीट के लिए मेहनत करना है। और इंग्लिश मीडियम में है आप, तो ऐसा मत मान के चलिए कि इंग्लिश हमने ले लिया तो बस सिक्योर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत दोनों को करना है, कितना स्मार्टली और कितना डेडिकेशन से आप वर्क करते हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो ठीक है। तो इस रूमर से बचिए, किसी भी प्रकार का मार्केट में रूमर है या नेगेटिव पर्सनालिटी के जो लोग हैं, नेगेटिव जो बातें करते हो, उनसे दूर रहिए। जहां से आपको मोटिवेशन मिले, जो आपको मोटिवेट करे, जो एक एक मिनट आपका इसमें यूज करने के लिए आपको उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, उससे जुड़िए। और उसके साथ चलिए, आप देखिए ऐसा इन्वायरमेंट एक समय बाद क्रिएट होगा कि आप ना भी चाहोगे तो भी 2-4 घंटे पढ़ाई हो जाएगा। हाँ, एकदम, यानी जिसे आप कहते हो डेडिकेशन। डेडिकेशन एकदम बहुत फोर्सफुली डेडिकेशन आपको बहुत जबरदस्त होना चाहिए कि कुछ भी हो, आंधी आए, पानी आए, जैसे कुछ भी आप करते हो, क्या खाना खाना भूल जाते हो। अगर घर में कोई एक्सपायर हो जाए तो कितना दिन तक खाना नहीं खाते, 2-4 घंटे 5 घंटे, है ना। बिल्कुल, उसी दिन खाते हैं 2-4 घंटे 5 घंटे, वो भी दिखाने के लिए, भूख लगी है लेकिन फिर भी दिखाने के लिए। तो जब आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के जाने के बावजूद भी 5 घंटे तक भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो एक लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है, जो हजारों लोगों का पेट भर सकता है, जो लाखों करोड़ों लोगों का केंद्र बिंदु बनने के लिए आप यहां बैठे हो, उसके लिए आप 4-6 घंटे भी नहीं दे सकते हो ना? अगर नहीं दे सकते हो तो फिर वो तो हम नहीं कहेंगे, बाकी समझदार आप लोग हैं, है ना। तो यहां डेडिकेशन कैसा होना चाहिए, एक साधु की तरह, तपस्या, साधना, है ना। तपस्या है ये साधना, ये भक्ति है, और ये एक पर्व है यूपीएससी। जैसे वर्ष में एक बार दीपावली आता है, एक बार होली आता है, उसी प्रकार से पूरे वर्ष में एक ही बार इसका एग्जामिनेशन होता है, इसका भी एग्जाम होता है। तो उसे आप उस तरीके से जिए, निराशा के साथ नहीं, आशा के साथ, है ना। इसको जिए कि ये पर्व आ रहा है, ये त्यौहार आ रहा है, और उसको उतना ही उत्साह से हम मनाएंगे जितना उत्साह से हम अन्य पर्व और त्यौहार को मनाते हैं। और स्वयं को इस तरीके से डेडिकेट करना है कि जैसे आप एक तपस्वी हो, साधना करो, तब करो, स्वयं को जलाना होगा, तब जाके एक लक्ष्य प्राप्त होता है। छोटे लक्ष्य के लिए आप तो बहुत बड़ा लक्ष्य फिर भी निर्धारित किए हो, है ना। आप ही बनोगे क्या, सचिव, डीएम बनोगे, सचिव बनोगे, चीफ सेक्रेटरी बनोगे, हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट का आपका काम अच्छा लगे तो एस जयशंकर की तरह
फॉरेन मिनिस्ट्री भी आपको मिल सकता है, फॉरेन अफेयर्स में भी आप जा सकते हो। कई ऐसे उदाहरण हैं। एक फॉरेस्ट होता है, वो अब कर दिया गया, पहले वही लिखा रहता था, कर दिया गया, वो अंतर स्पष्ट नहीं होता था इसलिए ओएस कर, हाँ ठीक है। डेडिकेशन होना चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है कि एक बुक है ना, उसको 10 बार पढ़िए, एक बुक को 10 बार, 10 टाइम, ना कि 10 बुक को एक बार। ये नहीं, इस स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि एक बुक रखिए जितना मैंने बताया उतना, और बुक आपके टेबल पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बस यही, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, आई डोंट चूज एनी मोर बुक। आपको ये एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए कि बस यही है, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आपने अपने रूम को लाइब्रेरी बनाया तो उसका परिणाम आप भुगतोगे। वो समय चला गया कि जब लाइब्रेरी हुआ करता था, इसलिए क्योंकि कोई एक टॉपिक किसी बुक में होता था, कोई दूसरा टॉपिक किसी दूसरे बुक में होता था, तब लोग 10 बुक खरीद के लाते थे और उस टॉपिक को निकाल के पढ़ते थे। अब क्या है, कंबाइंड है, बहुत सी मटेरियल्स हैं जो कंबाइंड है। दूसरा नहीं भी है, नेट पे आप जाइए, बहुत से लीगल सोर्सेज हैं, वहां से चीजों को कट कॉपी पेस्ट करिए, उसका प्रिंट आउट कराइए, उतना ही रखिए। ज्यादा बुक रखने की आवश्यकता नहीं, हर एक सब्जेक्ट के कुछ निश्चित बुक हैं, उन्हीं बुक को रखिए, आपके टेबल पे होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। और उतने पे आपको वर्कआउट करना बार बार, यानी एक बुक को 10 बार पढ़ोगे, जितनी बार आप एक बुक को पढ़ोगे उतने नए नए थॉट्स आपको देखेंगे कि निकल कर सामने आएंगे, नई नई चीजें आपको मिलती जाएंगी। आप सोचो ये भी ऐसा भी हो सकता है, मैं तो ऐसा समझ रहा था, ऐसा समझ रही थी। आप बार बार, जितनी बार, तो हर बार आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे उससे संबंधित जो आपका क्राइटेरिया है वो प्रत्येक रीडिंग में आप देखोगे कि बढ़ता ही जाएगा, उसमें इनहेंस होता जाएगा, है ना। तो इस पे आपको यानी एक बुक पर 10 बार पढ़ना है, एक बुक को, ना कि 10 बुक को एक बार। इसके अतिरिक्त क्या करना है, देखिए मैंने बताया था 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और मैं नहीं बताता फिर भी आपको पता था कि 100 क्वेश्चन आता है, प्री में पूछा जाता है। कटअप कितने पे जा रहा है, 50 क्वेश्चंस पे। अब देखिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ जिसपे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और इससे आप आईएएस बनने में मतलब बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आईएएस बन सकते हो अगर ये स्ट्रेटजी जो पीछे बताए वो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया और खुद सोच के देखो, यही सब कोई बताता नहीं है ना, आप जान पाते हो। किताब क्या है सब जान बता देंगे, आप जाइए बुक स्टॉल पे, वो भी बता देगा भैया अच्छा पॉलिटी, ये लो लक्ष्मीकांत पकड़ो ले जाओ, कभी तैयारी ना किया हो, है ना। नहीं नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ, मैं किसी बुक की, या इकोनॉमिक लो रमेश सिंह पकड़ो ले जाओ, दे देगा। इतना तो बेचते बेचते उसको भी पता हो गया। और आप सोचिए इस धरा के सबसे प्रबुद्ध प्राणी है, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता, उसको बेचते बेचते पता हो गया, तो आपको भी तो पता होना चाहिए। तो ये जो 50 क्वेश्चंस है, जो कटअप अभी निर्धारित हो रहा है 50 क्वेश्चन से हो रहा है, हम कह रहे हैं आप सेफ साइड लेकर चलिए, 70 क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। बहुत ध्यान समझिए, लिखना बंद करिए, लिखना बंद कर दीजिए, 1 मिनट के लिए इधर उधर का जो ध्यान है वो भी खत्म कर लीजिए प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर इस पे आपने फोकस कर लिया, ध्यान दे दिया, और इसको दिमाग में बिठा लीजिए, बार बार इसको दिमाग में अपनी रिवीजन करते रहिए, मैं निश्चित बता रहा हूं आपका इफर्ट जो इतना है ना, इतना हो जाएगा, इतने में ही आपको आपका पूरा सब कुछ मिल जाएगा। 70 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं 70 क्वेश्चन पे आप फोकस करिए, यानी अभी यहां पर 100 माइनस 17 कितना, 30 क्वेश्चन। इसको भूल जाइए, कुछ नहीं, पढ़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं, करना ही नहीं, 70 क्वेश्चन केवल करना है ना, केवल 70 क्वेश्चन। और वो भी कब, अगर आपका गड़बड़ होता है तो कैसे, जैसे अगर आप 50 क्वेश्चन सही कर ले गए, छोड़ दीजिए वहीं, बंद करिए पेपर को और सीधे सर रखिए, सो जाइए, उसके बाद देखना ही नहीं पेपर को, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि रिस्क होगा ना, फिर गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। आपने कर लिया यानी यू आर आउट ऑफ योर कटअप, हो गया। अब मान लीजिए 50 क्वेश्चन आप करते हो लेकिन आपको डाउट है,
कि नहीं इसमें 2 क्वेश्चन ये गलत है, शायद हो सकता है 5 क्वेश्चन है शायद ये गलत हो सकता है, आप आगे बढ़ जाइए, मैक्सिमम सॉल्व कर लीजिए कितना 70। यानी अगर 40 क्वेश्चन आपका सही है, 40 प्लस आप करके आते हो, आपको लगता है 40 सही, 10 में कहीं डाउट है, आप 70 तक बढ़ जाइए, 100 पे फिर भी मत जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 10, 20, 20 क्या 30 कर लीजिए, अभी जो रेशियो है 10, 30 एंड 60 है ना, ये रेशियो है। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत टफ माने जाते हैं, ये होते हैं जो मॉडरेट माने जाते हैं, और ये होते हैं जो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं या नॉर्मल होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं। 60 क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा, इसके बाद 30 क्वेश्चन पे और इस 10 क्वेश्चन पे फोकस करना होता है। हमको करना क्या चाहिए, 60 क्वेश्चन पे केवल फोकस सबसे ज़्यादा करना चाहिए, इसके बाद टाइम अगर हो तो 30 पे कर लीजिए और इस 10 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, फोकस ही नहीं करना है। लेकिन हम करते क्या उल्टा, सबसे ज़्यादा फोकस इस 10 क्वेश्चन पे करते हैं, पूरे वर्ष उसी 10 क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में हम लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें साबित करना है, ओ आई एम यूपीएससी स्टूडेंट एंड आई हाउ, मतलब कैसे हम इस क्वेश्चन, ये एक जो ईगो आता है ना अंदर, अरे मैं यूपीएससी, अरे इतना मैं आईएएस बन रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। रुको तुम्हें बताता हूँ, किसको बता रहा हूँ कि कोई नहीं समझने वाला है। बाय द वे मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन सॉल्व ही कर लीजिए, कहीं इधर उधर से करके आप सोर्स को ढूंढ ही लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, तो क्या सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। सिलेक्शन तो आपका यहीं से होना है, ये जो इजी है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे गए हैं, जहां से बार बार पूछे गए हैं, वहीं से सॉल्व होगा। अब सोचिए स्ट्रेटजी हमारी क्या होती है, इस 10 क्वेश्चन के पीछे हम पूरे वर्ष भर भगे रहते हैं, इस 60 क्वेश्चन जो है जहां से हमको सिलेक्शन मिलना है उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इजी समझते हैं, हमको लगता है ये तो हम कर ही लेंगे। नहीं, अपोजिट चलिए, इस 60 क्वेश्चन पे फोकस करिए। तो देखिए मैंने 70 कहा, 60 यहाँ से मिल गया, 10 क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए जो मॉडरेट है, इसमें भी छोड़ दीजिए 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का स्कोप आपके पास, आप छोड़ सकते हो पूरी तरीके से। जैसे पेपर मिले उस 70 क्वेश्चन को आप ढूंढ लो कहाँ है जो आपको आपके कटअप से बाहर कर, मतलब अंदर करेगा, कटअप के अंदर कर देगा। बाकी अगर और 30 क्वेश्चन को आप छेड़ेंगे तो उस कंडीशन में छेड़ लीजिए कि आपको कुछ नहीं पता है, चलो रिस्क ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको पता है तो आप मत छेड़िए, उसके आगे बढ़ने का प्रयास मत करिए। यही 70 क्वेश्चन करके आप आराम से कटअप को पार कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, हम जब यहाँ आते हैं तो हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं, हमको लगता है 100% जब यूपीएससी ही नहीं मांग रहा है तो आप क्यों दे रहे हो, क्यों देना चाहते हो? 50% पे टॉपर होते हैं विद इंटरव्यू, विद द नंबर ऑफ इंटरव्यू, 50%, 52, 53 पे टॉपर, पहला रैंक। 2017-18 अनिरुद्ध कुमार आईपीएस है ना, प्रेजेंटली ही इज पोस्टेड इन मेरठ। हाँ नहीं, चलो उसके बारे में बता दूंगा, बात भी करा दूंगा, ही इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने कहा, 70 क्वेश्चन तक आप बढ़ जाइए, वहाँ तक बात हो जाएगी आपकी, मतलब जो काम है वो बन जाता है। इसके बाद आपको स्ट्रेटजी में क्या फोकस करना है, रिवीजन। नया मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, नया उतना पढ़िए जितना आपके काम की चीज़ें हैं, बाकी बार बार चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए। उसका फ़ायदा मैं बताऊं, देखिए क्या होता है कि हम आप छोड़ देते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, क्यों? हमको लगता है कि ये आसान है, हमने पढ़ लिया, याद हो गया, अच्छी बात है, जो याद हो जाए एकदम से फिर कभी नहीं भूल रहे हैं, ठीक है, उसको छोड़ सकते हैं। रिवीजन में क्या होता है, कई बार आप जब पढ़ते हो, कई बार कुछ लोगों का आदत होता है लिख के पढ़ते हैं, है ना, लिख के पढ़ते रहते हैं। लिख के जब आप पढ़ते हो या बार बार रिवीजन करते हो तो एक विजुअल इफेक्ट्स होता है, आपकी आंखों में वो विजुअल इफेक्ट्स आ जाता है। जैसे कंटिन्यू आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, सुबह से बैठे हैं, अब जब शाम को आप घर जाइए और सोचिए क्या था इस बोर्ड पे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ वाइट कलर था, यहाँ पे क्या है,
ऊपर का कलर, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। अब किसी ने पूछ लिया कि आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर जो बोर्ड लगा है उसका जो ये राउंड है ये किस कलर का है, आप तुरंत करोगे। अब बोर्ड तो सामने है नहीं, लेकिन आप देखते देखते केवल आप तुरंत रिकॉल कर लोगे, अच्छा इस कलर का था, आप बता दोगे ये कलर है। रिवीजन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आपके सामने आंसर वो लिखा होगा और याद नहीं है आपको, लेकिन आंसर जो लिखा है वो लाइन जब आप देखोगे उसको पढ़ोगे तो तुरंत जहां पर आप उस लाइन को पढ़े होंगे अपने नोटबुक में या अपने क्लास नोट्स में या एनसीईआरटी में, जहां भी आपने पढ़ा होगा वो तुरंत आपका याद आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ पे है, इसको मैंने रेड कलर से या नहीं सॉरी ब्लू कलर से नहीं, शायद मैंने ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट किया था, हाँ यही लिखा था, याद आ जाएगा। और वो क्वेश्चन जो आपका गलत होने जा रहा था वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इसलिए नया चीज पे बहुत फोकस नहीं करना है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि जो आप पढ़ते हैं, जितना पढ़ते हैं, जितना व्यवस्थित चीजें हैं उसी को बार बार पढ़ते रहिए। और उसी व्यवस्थित चीज में से आप देखेंगे ये जो 70 क्वेश्चन ही निकल के आ जाएगा, बाकी मेहनत नहीं करना। क्यों भगते हो परफेक्शन की तरफ, क्यों 100% देना चाहते हो? उस एरिया को मजबूत बनाओ जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से सिलेक्शन हो सकता है, उसको क्यों पढ़ते हो जहां से ना तो क्वेश्चन कभी पूछा गया है ना पूछे जाने की संभावना है। आपके पास 30% छोड़ने का स्कोप है, छोड़ दीजिए। लालच होगा, आप पढ़ोगे बार बार, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, क्या मतलब है? पढ़ तो लेंगे लेकिन काम की चीजें नहीं है। तो इसलिए जो आपके काम की चीजें नहीं उसे छोड़िए। और इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी में अगर आप ये डिसाइड करने में सफल हो गए कि पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या, आपको ये पता हो गया, तो उसी दिन मान के चलिए कि आपने आधा टारगेट पूरा कर लिया, बस अब आधा केवल आपको मेहनत करना है। और आने के बाद यहाँ इस जगह पर आने के बाद, इस मुखर्जी नगर में आने के बाद, दिल्ली में आने के बाद 2-3 साल, आप विश्वास मानिए 2 साल 3 साल लग जाता है केवल लोगों को सिलेबस पता करने में और क्या पढ़ना क्या छोड़ना है इसको पता करने में, फिर भी लोग पता नहीं कर पाते। और यही कारण है कि हम मेहनत वहां कर जाते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं। आप देखिए रूम में 10x10 के रूम में कितने बच्चे बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 1% 2% तो मेहनत कर रहे होंगे पूरे जी जान से, पूरे डेडिकेशन के साथ, फिर भी रिजल्ट नहीं होता। आप देखोगे, बात करोगे, आप अरे इतना नॉलेज, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो, मेरा कैसे होगा, तुरंत डिमोटिवेट हो गए। इसका नहीं हुआ, अरे 2 बार इंटरव्यू दिया, 3 बार मेंस लिखा, इसका नहीं हो। 2 बार इंटरव्यू दिया, मेंस लिखा, या इतना नॉलेज है, वो नॉलेज व्यवस्थित नहीं है। उसी व्यवस्थित नॉलेज को जानने के लिए, समझने के लिए बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन नहीं समझ पाते। जिस दिन आप उसे समझ गए कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अपना क्राइटेरिया जिस दिन आपने निर्धारित कर लिया, कैसे पेपर कैसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, उस दिन आप मान के चलिए 50% आपने सफलता उसी दिन प्राप्त कर लिया। और इसके बाद 50% आपका मेहनत है कि उस पर आप कितना वर्कआउट कर पाते हो, है ना। ये नहीं कि पता चल गया बन गया आईएएस, नहीं, वर्क करना पड़ेगा, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, स्वयं को समर्पित करना पड़ेगा, कई रातें जगनी पड़ेंगी, कई दिन जगना पड़ेगा, अच्छे अच्छे जो फंक्शंस हैं उसे छोड़ना पड़ेगा, कई शौक छोड़ने पड़ेंगे, है ना। वही जिसे कहा जाता है त्याग, त्याग करना होगा, तपस्या करना होगा, तब जाके चीजें आपके अकॉर्डिंग हुई, स्मूथ होंगी। और फिर एक दिन लिस्ट में ऐसे नाम आएगा फला रैंक, और आपके पास एक नहीं हजारों कॉल आएंगे, बेटा बधाई हो, बेटा बधाई हो। घर पे नगाड़े बजेंगे, ढोल बजेंगे, लड्डू बांटे जाएंगे। किसके लिए? आपके लिए, आपके स्वागत के लिए अच्छे अच्छे लोग खड़े होंगे, इंतजार करेंगे कि आइए कब आ रहे हैं। ऐसे गाड़ियां चलेंगी लाइन से, हाँ ऐसे गाड़ियां चलेंगी, आपको वो फीलिंग आएगा जिसके लिए आप यहाँ पर पहुंचे हो, मेहनत करो, वो तब आपको लगेगा कि हाँ हमारा मेहनत सफल हुआ। एक सोच के ही देखिए आपको कितना आनंद लगेगा, लेकिन उस आनंद के लिए स्वयं को जलाना होगा, तब करना होगा, है ना, मेहनत करना होगा। और उस मेहनत के लिए ये चीजें जानना जरूरी है। और ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप जोड़ सकते हो, दिस इज नॉट ओनली फॉर योर इकोनॉमी सब्जेक्ट, नहीं, सभी सब्जेक्ट के साथ इस स्ट्रेटजी को अपनाइए, इसके साथ चलिए, इस पूरे पैटर्न को आप देखिए। और मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि कल से मैंने आज तक जितना बताया है, अगर इस पर आप फोकस कर देते हो, 1 हफ्ता भी नहीं बीतेगा आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आप स्वयं में एक चेंजेस पाओगे, निश्चित तौर पर चेंजेस पाओगे।
और अगर नहीं मिलता है तो आप हमको बताना, कह ही नहीं सकते हो आप, एक बार करके देखिए। दुनिया कोई शक्ति नहीं कि जो आपको आईएएस बनाए, केवल एक है बस, और वो आप खुद हैं। हम लोग बता रहे हैं, हम यहाँ खड़े होकर आपको बता सकते हैं ऐसा करिए वैसा करिए ये करिए वो करिए, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है। और आप उसको केवल सुनिए, सुन के इधर से उधर निकाल दीजिए, काम ही ना करें, तो कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया की जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। एग्जाम आपको देना होगा, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना होगा, आप ही पेपर में बैठेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपका रोल नंबर होगा, आपका फोटो लगेगा, हमारा तो नहीं लगना है ना, नाम भी आप ही का होगा, तो मेहनत भी तो आप ही को करना है। और उस मेहनत में हम आपके पथ प्रदर्शक होंगे, आपके सहभागी होंगे, आपके सहयोगी हो सकते हैं, है ना। हाँ, उतना हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आप लोग जरूर काम करिए, पूरे लगन से, पूरे मेहनत से, जितनी क्षमताएं हैं। हाँ, अपने माँ बाप ईश्वर को आधार बना लीजिए, साक्षी बना लीजिए, उनको मन में रखिए, अपने आंखों में रखिए, अपने सपने के साथ उनको जोड़िए और सोचिए किस परिवेश में उन्होंने यहाँ तक आपको भेजा है, सब कुछ सामने रखकर लग जाइए, निश्चित ही सफलता आपकी होगी। निश्चित मैं कह रहा हूँ सफलता आपकी होगी, है ना। मेहनत करिए, स्वयं से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, यानी डेडिकेट होकर, डिटरमाइंड होकर, है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए, एक दिन आपके लिए ताली बजे, और तब हम लोग को बहुत खुशी होगी, है ना। क्योंकि इस धरा पर दो ही व्यक्ति होता है जो आपकी सफलता से खुश होगा। एक आपके पेरेंट्स होंगे, जिस दिन आप सफल होंगे, जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, और दूसरा अगर कोई है जो उनसे ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है, वो आपका शिक्षक होता है। यही दो होते हैं, बाकी और सबको जलन हो सकता है और सबको ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन खुशी केवल यही दो होते हैं इस धरा पर जो आपकी सफलता से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।